महानगर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित DMR हॉस्पिटल के सभागार में विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शहर क्षेत्र प्रचारक प्रमुख तपन जी तथा मुख्य वक्ता के रूप में पधारे TV9 काउंसलिंग एडिटर अमिताभ अग्नोत्री एवं कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा भारत माता एवं नारद मुनि की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर तथा पुष्प भेंट कर किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि के साथ ही विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र धारण कराकर एवं नारद मुनि पुराण भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। नारद जयंती के अवसर पर सिविल लाइन स्थित DMR हॉस्पिटल के सभागार में विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जिसका विषय समकालीन पत्रकारिता राष्ट्र सरोकार था। इस विषय पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमिताभ अग्नोत्री काउंसलिंग एडिटर TV9 ने अपने संबोधन में कहा कि आज की पत्रकारिता महत्वपूर्ण है। आज पत्रकारिता करना बड़ा कठिन है, क्योंकि आज की सामाजिक विषमताओं को लेकर जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों का आदान प्रदान समय से पूर्व हो जाता है, ऐसे में पत्रकार को अपनी भूमिका निश्चित करनी होगी। पत्रकारिता के लिए पत्रकार को सर्वप्रथम राष्ट्र को ध्यान में रखना होगा, राष्ट्र हित को ध्यान में रखना होगा। अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करने वाले व्यक्ति पत्रकारिता जैसे पेशे में कभी सफल नहीं हो सकता। पत्रकार को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी होगी। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि हमें ध्यान में रखना होगा कि कबीर जैसे व्यक्तित्व के लिए जब कहीं बात होती है तो कहा जाता है कि कबीर कहते हैं, जबकि किसी अन्य सम्राट या शासक, चाहे वह पूर्व काल में कभी भी रहा हो, कि विषय हो अगर रखते हैं तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक थे, अकबर थे। हम सभी पत्रकार मित्रों को इन दो वाक्यों पर ध्यान देना होगा। हमें समझना होगा कि व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व है, व्यक्ति की आयु से बड़ी उसके यश की आयु है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए एक पत्रकार को राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपनी जवाबदेही को निश्चित करते हुए पत्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री तपन जी शहर क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए प्रसून जोशी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ की कि देश से है प्यार, तू हर पल यह करना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए, यह भारत रहना चाहिए। एक पत्रकार की भूमिका हमारे राष्ट्र, हमारे समाज की दिशा को तय करने का काम करती है। एक व्यक्ति जो ऐसा है जिसकी कहानी पहुंच नहीं है, जिसकी पकड़ किसी विशेष व्यक्ति या पर नहीं है, उसकी बात को सत्ता में बैठे लोगों, शासन और समाज के बीच ले जाने का काम पत्रकार का है। पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्रतिफल प्रतिदिन चिंतन करने का काम करता है। पत्रकार को प्रतिपल राष्ट्र समाज का चिंतन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। सरिता पंजी ने आगे कहा कि हमें भारत की प्राचीन संस्कृति पर गौरव करना चाहिए। भारत की प्राचीन संस्कृति के कारण ही आज हमारा राष्ट्र भारत अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। उन्होंने मिस्र और रोम जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ सर्वोत्ता के विषय में बताया। कहा कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चित्रकार है। इस चौथे स्तंभ को शक्तिशाली होना चाहिए। जब यह चौथा स्तंभ शक्तिशाली होगा तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुरादाबाद मंडल के प्रतिष्ठित वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी जी ने व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष बातों पर जोर देते हुए कहा कि यदि व्यक्तित्व का मस्तिष्क स्वस्थ होगा, व्यक्ति प्रसन्नचित्त होगा, तो वह अपने जिस क्षेत्र में भी कार्य करेगा वह उत्तम कार्य करेगा। इसलिए हमें स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ होंगे तभी हम राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने सभा के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संयोजक महानगर सह प्रचारक डॉक्टर राजेश कुमार तथा कार्यक्रम का संचालन मेजर राजीव ढल ने किया।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुख्य अतिथि तपन जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मंजेश राठी जी को कार्यक्रम के समापन के अवसर पर स्मृति चिन्ह के रूप में नारद पुराण भेंट की गई। कार्यक्रम का समापन सेवा भारती मुरादाबाद महानगर द्वारा संचालित विद्यालय की बालिकाओं ने वंदे मातरम गायन के साथ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभाग प्रचारक पवन कुमार जैन, महानगर संघ संचालक डॉक्टर विनीत, महानगर प्रचारक रोहित मुखिया, महानगर शहर में प्रमोद जोशी, जिला प्रचारक दीपक, जिला प्रचार प्रमुख सुभाष स्पर्श गुप्ता, राकेश कुमार मिश्रा, भूपेंद्र कालरा, नवनीत शर्मा, सचिन गुप्ता, मनोज सक्सेना, हरिओम गुप्ता, डॉक्टर सतवीर सिंह, अनमोल कट्टा, रतनलाल लोधी, रोहित कुमार, सुफल आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर जनपद मुरादाबाद के सभी पत्रकार बंधुओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आज की पत्रकारिता में राष्ट्रीय सरोकार कितने हैं और कहाँ हैं, इसकी पड़ताल करें। ऐसा भैया एक शांति व्यवस्था कुछ नहीं तीसरा प्रचार बिल्कुल हो गया। मुझे लगता है कि पत्रकारिता सामान्य परिभाषा जो पेशे की है उस पर उससे बिल्कुल अलग किसी भी चीज। जब तक आदमी कुछ कबीरपंथी न हो तब तक पत्रकारिता कर नहीं सकता। कदरा यह घर पेट का खाला का घर नान, शीश उतारे हाथ धर तो बैठे घर। मैं देश भर में जाता हूँ पत्रकारिता के स्कूलों में, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में नई पीढ़ी से मिलता हूँ। उनसे पूछता हूँ क्यों पत्रकारिता में है, तो अधिकांश जवाब होता है घर वाले कैसा पूरे कहीं चलेगा, अस्पताल में चलेगा, थाने में चलेगा, तहसील में चलेगा, पूरा मुख्यमंत्री ने कैसे बताइए कैसे बात है। बच्चों से पूछा कि पत्रकार बनना चाहते हैं, क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या बनेंगे, तो शादी का एक पार्टी का मार्केट का लोग पहचान लेते हैं कि अच्छा करता है। ये अच्छा और विशुद्ध धर्म वार्तन भी लक्ष्य की घोषणा करता है। सबसे भारत में और ये भारतीय नहीं, मैं कल अमेरिका काटते थे सर, वहां भी पत्रकारों के जो आया है इनकम है मंथली, वो बाकी सारे देशों के मंथली इनकम से कम है। इसका मतलब यही सिद्धांत विश्व भर में है। अगर आप पैसे के लिए पत्रकार बने तो मत बने। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, जनता दल कोई पार्टी ज्वाइन करने की आनंद मिल रहे हैं। दो नहाओ दो फल है, जनता की बस राष्ट्रपति है। अब मसला है पत्रकार है केवल कैमरा धारण कर लेना और केवल नोट पेड हाथ में ले लेना, कर लेना पत्रकारिता नहीं है। एक बड़ा शब्द प्रचलित है इस वक्त कि भाई पत्रकार को निरपेक्ष होना चाहिए। ये बहस चल रही है। मैं इस बहस में मेरी राय है कि इस धरती पर कुछ भी निरपेक्ष नहीं होता। प्रकृति को हटा दीजिए, जो चीजें ईश्वर ने रची फिर आपको कोई निरपेक्षता का मतलब नहीं। सूर्य, चंद्र, वायु, जल, यही निरपेक्ष आती है। हम लोग का पूछता है कि आप निरपेक्ष नहीं पता नहीं, निरपेक्ष नहीं फिर मुझे क्या है? मैंने कहा भारत के साथ जब विषय भारत का होगा तो मैं पक्षपाती हो जाऊंगा। मैं भारत के साथ हो सकता है दूसरे देश के लोग जब मुझे देख रहे हो तो वो उस पर आरोप लगाए तो बाइस में पक्षपाती होना चाहिए। तो पहले हमको चुनाव करना है कि गरीब के लिए, वंचित के लिए, उपेक्षित के लिए, राष्ट्र के लिए हम पक्षपाती हो। मेरी पहली बात
अगर आप गरीब के लिए पक्षपाती नहीं होंगे तो आप गरीब को राहत नहीं ला सकते। तो सिर्फ जुनून के हक में पक्षपाती होना पड़ेगा, टीम से लड़ना पड़ेगा, कप्तान से लड़ना पड़ेगा, सांसद से लड़ना होगा। मैं छोटे उदाहरणों से तो अपनी बात रखूंगा, क्योंकि उदाहरण किताब से या वाचन से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए हमारे विश्व में जब कथाएं लिखी तो उदाहरणों के जरिए लोग मानस को समझाने के लिए लिखी, क्योंकि विश्व को समझ में आ गया कि वेद अच्छा है, वेद अद्भुत है, लेकिन वेद लोग मानस में नहीं जा सकता। ये देखना वो ऐसा सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में चला जाता है, तो नीचे समझ में नहीं आता होगा। तो वहां आई स्मृतियां आई, कहानियां आई, उन कहानियों में लोक शिक्षण का काम। वैसे मैं पत्रकारिता में सोचता हूँ कि भाई एक पत्रकारिता क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी विषय में उदाहरण मैं ऐसा देना हूँ कि मान लीजिए पत्रकारिता में बहुत बड़े होंगे और खासतौर पर उम्र लगती है कंपनी की पत्रकार जो है वो हो जाती है। तीन अंग तो संवैधानिक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता कोई संवैधानिक अंग नहीं है, यानी हमको वो सुरक्षा कवच हासिल नहीं, नीति को हासिल है, लेकिन फिर भी हमारा काम देखिएगा। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मुरादाबाद के सबसे धनी और बवाली किस्म के व्यक्ति के यहाँ उसकी बहू आती है, धनी भी है, धनी और बवाली भी है, समझ सीधा साधा धनी अलग होता है, बवाली धनी बहुत फर्क आ गया, तो धनी और बवाली। और वो बच्ची किसी गरीब की बेटी है, अब इनका व्यवहार बराबर है। अब वो गरीब बाप सबसे पहले जाएगा कप्तान के, कप्तान को पता लगता है इसके घर का मामला होगा, वहां छूट में खासा हो जाएगा। फिर तो सांसद विधायक क्या जाए, सांसद विधायक की सूची के 5 लोगों को चुनाव में दिया जाएगा और उनके पास वोट भी है, बताया तो कौन बोलता है, वकील साहब के पास जाएगा, वकील साहब के उसके खिलाफ बदला लोगे ऐसी जिम्मेदारी। अगर वकील को साइन नहीं कर दे तो मकान दिलवा देगा, वकील मिल जाएगा उसका। तब केवल अमिताभ और नियुक्ति है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है। मेरे मन प्रधानमंत्री ने पत्रकार ना सांसद, ना विधायक, ना न्यायपालिका और ना कार्यपालिका, उस समर्थ व्यक्ति के रूप में केवल पत्रकार जा सकता है। यही पवित्र लक्ष्मण रेखा है, पत्रकार को इसको नहीं लाना। आपसे उम्मीद जो जिस बात की है वो नाउम्मीद में नहीं बदलनी चाहिए। व्यक्तियों के प्रति निष्ठा रखना ठीक नहीं है, व्यक्तियों के प्रति निष्ठा इस नाते तो हो सकती है तात्कालिक तौर पर कि हम आपकी इस बात से सहमत हैं, पूरे तौर पर आपसे सहमत है ऐसा नहीं। आपको नाम हमने अपनी पर्सनैलिटी पहनावा कर दी, इतने मैं इतने हिस्से से सहमत हूं, बाकी हिस्से से असहमत हूं। मैं इसलिए कहता हूं व्यक्तिगत निष्ठा जहां आ जाती है वहां दलदल हो जाता है। तो वहां कई किस्म के जीवाणु बनते हैं, डॉक्टर साहब को पता लगे कि जीवाणु मुक्त करने के लिए ओटी लेना पड़ता है। जहां व्यक्तिगत निष्ठा है, मेरी निष्ठा मुरादाबाद के टीम की या कमिश्नर के साथ नहीं होती, उसके कार्यों के आधार पर मेरी टिप्पणियां होगा। अच्छा लगा तो अच्छा कर दिया, उसका लगा तो क्या बोले आ जाएगा क्या, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये भाव पत्रकारिता में रहना चाहिए, और ये भाव जब तक नहीं है तो आप गरीब निष्ठाओं में बने रहेंगे। मैं हैरान होता हूँ जब मुझसे कोई ये कहता है कि वो हरा जिसे सामान्य जन है, कभी मिलते तो पत्रकार से क्या पूछेंगे, पत्रकार से पूछेंगे आप किस पार्टी के साथ, पूछते ना। ये पत्रकार ही आपके करियर का सबसे बड़ा धब्बा है। आप पार्टी के साथ खड़े होने के लिए
पार्टी महिलाओं भारत किसके साथ है? 150 करोड़ लोग। इनके कल्याण का कार्यक्रम होगा, साथ में नहीं होगा। आपसे अलग होगा, आपसे विमत रखूंगा। भारत के मन विचार को समझना होगा, खासतौर पर राजनेताओं को, क्योंकि सबसे पहले अगर जमीन से पांव को ऊपर उठाता है तो राजनेता बनाता है। जमीन उससे पहले रॉकेट लॉन्चर में छोड़ पाता है, इसको छोटे पैन लगता है, नेता सबसे बड़ी जमीन छोड़ता है। उसका कारण से एक अद्भुत बात बताता हूं, इस देश में किसी राजा को अपनी भावभूमि में सर्वोच्च स्थान नहीं मिला, किसी ना आदिकाल से दिया और ना वर्तमान में दिया। वर्तमान में आदिकाल में बात करने को दो लोगों के साथ हो गया है, संगीत करिए तो वर्तमान में देखो दो लोग ऐसे हैं जिनके चरणों में बैठकर प्रधानमंत्री ने शपथ, चरणों में बैठ गांधी जी और जयप्रकाश नारायण, दोनों ने कभी चुंगी का चुनाव भी नहीं लड़ा, नगर पालिका परिषद का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ा, और उनके चरणों से प्रधानमंत्री पैदा हुए। ये भारत का मिजाज है, ये नाव को उसको समझना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए। नेता के पीछे पागल हो जाने से पहले एक अद्भुत बात सोची, मैंने 2-4 जगह इस बात को कहा, लोगों को आनंद आया, उसे भारत का इस समझ को, भारत क्या चाहता है। हमारे यहाँ अमरता की बात है तो अमरता देही से हो, गीता में भगवान ने कह दिया कि जो आया है सो भगवान ने कह दिया तो उसकी आगे फिर अमरता कैसे हो सकती है? अमरता उसको कहते हैं जिसके आपका यश काल की गणना की सीमा के पार चले, कालातीत हो जाना, वो अमरता है। दो तरह की आयु होती है, वेदवान और यश किया, इसमें कम्युनल और सेकुलर जैसा कुछ नहीं। बाप को बाप कहना कम्युनल और सेकुलर नहीं, माँ को माँ कहना ना कम्युनल है कि सेकुलर है। बाप को बाप तो कहेंगे ना, किसी की नाराजगी और किसी की प्रसन्नता के कारण के चलते ऐसा तो ना करता है बाप को चाचा को अंदर बोलने लगे कि पड़ोसी के साथ सम्मान। दूसरा मुझे लगता है कि पत्रकारिता में एक जो सबसे बड़ी विसंगति आ रही है जो मैं महसूस करता हूँ वो आ रही है कि हमने पत्रकार बनने से पहले की जो एक मानसिक अभ्यास वो मैं जब मिलता हूँ लोगों से, नई लोगों से तो देखता हूँ कि उनको लगता है कि और ये निसंशय भारत में सभी वर्गों के लिए है, ऐसा नहीं कि आकार यूं ही कोई मतलब से भाई साहब थे वो करते तो सामान ले लेते क्या इसे होता है कि कोई भी बस नहीं है उसको पकड़ लिया वो कहीं नहीं जाएगी। हम जो भी पेशा चुने पहले उस पेशे के लिए हमारा मन और हमारी आत्मा 70% आपके पास अपने पेशे के प्रति अगर 70% जुनून नहीं है तो इस पेशे को कर सकते। और नई पीढ़ी के लोगों से मैं कहता हूँ कि कभी भी आप जो लोग स्टैब्लिश हो गए ना, जैसे मान लो बच्चा भी एमबीबीएस करके आया और वो डॉक्टर बाकी को देखे इनके दाढ़ी घोड़ा
सलाह से फ्रेंड्स हैं, तो मैं कहूँगा वो भटक जाएगा पक्का। उसको देखना ही चाहिए कि लाठी 30 साल में लाठी बना जाता है। 30 साल अगर समर्पण करते रहे तो हमारी यहाँ समस्या आया। सलमान खान को देखते हैं इसका सलमान बना कैसे जाता है इसके बारे में कुछ नहीं। मुझे बता दिल्ली में गाड़ी से उतरे आए दो सारे थे लोग बोले किसी दुकान पर छोटा सा काम था, आज से बहुत बड़ा बता रहा हूँ, बताइए किसको बस एक बार योगी बाबू योगी छोटा नहीं चलेगा, किसी मोदी से होगा। अब उनको ये समझना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आ भी गई तो उस स्थिति को लाने में 40 साल लगे। अगर डॉक्टर लाठी के हाथ में ईश्वर ने यश दिया, ईश्वर की कृपा इनके ऊपर है, तो उस कृपा को पाने के लिए जैसे हमारे काल में हमने तब किया फिर वरदान मिला, ये तब ही चीज फिर वरदान मिलता। यहाँ पे भगवान है तो उनका सजा है उसमें हम तब नहीं करना चाहते, भगवान की जुआर में घूम रहे और भगवान मिल गया सोना बनना है तो अपना ही पड़ेगा। अब जिस बच्चे को देखो शौक पर घूमना, जिसको शौक फल में तो नेतागिरी नहीं आता वो एक बार वो चौधरी से लगा तुम्हें मुरादाबाद के रिश्ता करेंगे मुंबई में चले से लेके आएगा नहीं। हर आदमी बिना किसी होमवर्क के उसको ये बात मुझे कहनी एक बात और पहले समाप्त करूंगा कि कुछ प्रश्न राष्ट्र के सामने ऐसे होते हैं जिनका उत्तर होना ही है। जैसे देह में कुछ भी विजातीय आ गया तो देह का हिस्सा नहीं है, तो उसको हटाएंगे और नहीं हटाएंगे तो देह ही भस्मीभूत हो जाएगी। क्या तरीका या तो हटेंगे और नहीं तो मृत्यु का हरण दीजिए, भोगों वाले पदार्थ चले और अगरबत्ती जले लोग कह रहे हैं वैसे ही राष्ट्र की देह में कुछ जो चीजें आ गई वो गैंग्रीन होता है, इसके होगा आपको वीडियो। जैसे एक बात कहता हूँ, अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीन स्थान किसी भी युग में ना तो भारत की सामरिक राजधानी रहे, ना तो भारत की सामरिक राजधानी रहे, ना राजनीतिक राजधानी रहे कि जो वर्ष यहाँ चल रहा हो चल करके यहाँ लोग खेल रहे ऐसा नहीं है। जो राजा रहे वो छोटे रहे और छोड़ दिए और दशरथ वाले को जुड़ेगा। और इस हिंदुत्व के कारण एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने का तरीका पूरे देश के अंदर समान रूप से प्रचारित हुआ, लोगों ने उसको अपनाया। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। ईसा की दूसरी शताब्दी में यहूदी अपनी भूमि से प्रताड़ित होकर के विभिन्न भागों में गए तो भारत में भी आए और मुंबई में आके उन्होंने शरण मांगी। ईसा की छठी शताब्दी में पारसी अपनी भूमि से प्रताड़ित होकर वहां से भागे जाट मचा करके भारत की भूमि में आए, गुजरात में आए, उन्होंने वहां शरण मांगी ईसा की छठी शताब्दी में। और ईसा की 8वीं शताब्दी में इसी प्रकार से सीरियन क्रिश्चियंस भी अपनी भूमि से प्रताड़ित होकर भाग करके आए और केरल में आकर के उन्होंने शरण मांगी। अभी तीनों जगह की, मुंबई, गुजरात और केरल, तीनों जगह की भाषा अलग अलग है, सब वहां के खान पान के तरीके अलग हैं, काल तीनों का अलग अलग था। दूसरी शताब्दी, छठी शताब्दी, 8वीं शताब्दी, तीनों के राज परिवारों का आपस में कोई संबंध नहीं था।
अलग अलग होने के बावजूद शरण मांगने आए लोगों के प्रति तीनों स्थानों पर वहां के राजाओं का जो व्यवहार रहा वो एक ही जैसा रहा। उनको खुले दिल से स्वागत किया गया, उनको रहने का आवास दिया गया, व्यापार करने की अनुमति दी गई। अपने अपने उपासना पद्धति, जो भारत की उनकी उपासना पद्धति थी उससे भिन्न होने के बावजूद भी अपनी अपनी उपासना पद्धति से उपासना करना, ये इसकी अनुमति और स्वतंत्रता दी गई। और न केवल स्वतंत्रता दी गई, अपने अपने अभिष्ट इष्ट जनों के उपासना स्थलों का निर्माण करने के लिए भी स्वतंत्रता की जमीन दी। तीनों अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा एक प्रकार का जो व्यवहार हुआ, उसका मूल कारण था ये जो भारत का अध्यात्म का विचार है, उस विचार से जो समाज का व्यक्तित्व बना है, उसने एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करना हम सबको सिखाया। ये मैंने केवल एक उदाहरण बताया। ज्यूस जो थे, यहूदी जो थे, अनेक देशों में गए, वो लिखते हैं अपने इतिहास में कि wherever we go in the world, we were discriminated, we were persecuted, with the only exception that is India. ये जो भारत का स्वभाव है हिंदुत्व के कारण, ये जो हमारी समानता थी, इसको समझने की आवश्यकता। काल के प्रभाव में कुछ गलत तथ्य, कुछ समूह निर्माण करने का प्रयास किया गया कुछ शब्दों को लेकर। उनमें से एक शब्द है टॉलरेंस, सहिष्णुता। यह भारतीय शब्द नहीं है, भारत का मूल शब्द नहीं है, भारत की कल्पना के विपरीत शब्द है। जब आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या होता है? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आज मैं ताकतवर हूं, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए चुपचाप सहन कर रहे हो। कब तक सहन करेंगे? जब तक कि आप मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाते, और तब जब ताकतवर हो जाएंगे तब बताएंगे आधा बच्चों बता। अब तक तो टॉलरेट किया। शिकागो का जब धर्म संसद चल रही थी, हर मत, हर पंथ के लोग कह रहे थे कि एकमात्र हमारा ही मार्ग है जिस पर चल करके स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी सभी लोग नरक में जाएंगे। ईसाई मत को मानने वाले भी, कैथोलिक्स भी कह रहे थे सब लोग, बाकी लोग नरक में जाएंगे। इवन जो ईसाई कैथोलिक नहीं है, प्रोटेस्टेंट है, वो भी नरक में जाएगा। और इसलिए उनको स्वर्ग में ले जाने का, उनको मुक्त करने का एकमात्र उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। और हमको इसलिए ये काम करना है, सबको कन्वर्ट करना है। उनमें से कुछ लोग ये कह रहे थे कि हाँ भी ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी हम सबको नहीं कर पा रहे, इसलिए तब तक हम आपको टॉलरेट करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि we go beyond tolerance, we accept all the ways to be true. एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। विनोबा भावे कहते हैं salvation through this way only. This is not Hindu, but salvation through this way also is Hindu. ये समझना पड़ेगा। मैं प्रसन्न कुलदीप नैयर एक साहित्यकार हुए, उनका एक पुस्तक उसमें पढ़ रहा। मार्गरेट थैचर उस समय प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, सोवियत रूस का विघटन नहीं हुआ था, यूएसएसआर के रूप में था, और उसके अंतिम राष्ट्रपति के रूप में उसमें गॉर्बेचोव थे। कुलदीप नैयर उस समय ब्रिटेन के अंदर भारत के राजदूत, हाई कमिश्नर। मार्गरेट थैचर यूएसएसआर के प्रवास से वापस आती है, किसी कार्यक्रम में उनकी कुलदीप नैयर और मार्गरेट थैचर की मुलाकात होती है। उस वार्ता को उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। कुलदीप नैयर पूछते हैं, मैडम प्राइम मिनिस्टर, हाउ इज द प्रेसिडेंट? गॉर्बेचोव के लिए वो उत्तर देती है कि ही इज अ वेरी डिजेक्टेड पर्सन, निराश करती है। ही इज सेइंग दैट यूएसएसआर इज गोइंग टू disintegrate into many small parts and slipping out of my hands. कुलदीप नैयर फिर पूछते हैं कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, what you have suggested to the president? मार्गरेट थैचर का उत्तर था, I told him, why don't you consult the old friend India, who in spite of so many diversities is still one. ये जो यूनिटी डाइवर्सिटी है, ये जो एकत्व का विविध रूप भारत के अंदर हमको देखने को मिलता है,
जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी समाज के अपने निबंध में लिखा, भाषण में कहा कि अनेकता में एकता देखना और विविधता में एकत्व स्थापित करना, यही भारत के अंतर में पड़ा हुआ धर्म है। यह भारत की विशिष्टता है, विशिष्ट व्यवहार है। लेकिन एक गलत तथ्य है, एक लोग बोलते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर। गलत तथ्य बार बार बोल के हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया गया। वो बोलते हैं इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर। इंडिया इज नॉट ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर। इंडिया हैज ए कंट्री ऑफ वन कल्चर विच सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। हमारी संस्कृति एक है, हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। ईश्वर एक है, वो अनेक विविध स्वरूपों में प्रकट हुआ है। हम इस बात को मानते हैं, व्यवहार में लाते हैं, इसमें किसी के साथ भेद नहीं है। दूसरी विशेषता भारत की व्यवहार की क्या है? हमने 4 पुरुषार्थ को हमारे महापुरुषों ने भारत में स्थापित किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम का निषेध नहीं किया, और अर्थ और काम करो, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते, धर्म का संरक्षण करते हुए। एंगस मेडिसन एक बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनको एक काम सौंपा, विश्व का इतिहास लिखा। उन्होंने ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक विश्व का इतिहास लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसमें जो उन्होंने आंकड़े दिए, उसमें वो लिखते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक भारत का हिस्सेदारी पूरे विश्व के व्यापार में लगभग 33%। पूरे विश्व का जितना व्यापार होता था, उसका 1/3 व्यापार अकेला भारत करता था। दूसरे नंबर पर चीन आता था, यूरोप और अमेरिका तो बहुत पीछे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब सोमनाथ के मंदिर का लोकार्पण कर रहे थे, उसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, वहां जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था। विश्व का भारत को उस व्यापारी का संतुलन जो हो रहा था, एक्सपोर्ट ज्यादा, तो उसको देने के लिए कुछ नहीं था, तो भारत से चीजें जाती थी। विश्व का सोना चांदी भारत आता था। जब सोना चांदी भारत आता था, आज की तरह बैंकिंग व्यवस्था उस समय नहीं थी, तो ये जो हमारे मंदिर थे, ये सोने को रखने के स्थान के रूप में काम आते थे। आज हम सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। असली में यह प्राण प्रतिष्ठा तब पूर्ण होगी जब भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगा, विश्व का सोना भारत में आना शुरू होगा, तब असली में सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे देश में हमारे यहाँ काफी सारे सम्मान समारोह हुए हैं, काफी लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। एक बार मेरे पत्रकार बंधु बोले, जब आप सबको सम्मानित करते हो तो कोई पत्रकारों का सब मेरा नाम नहीं किया। तो इस बार जब भाई साहब मेरे पास ऐसे दी तो बोले एक हम ये जो भारत जयंती है, इसमें पत्रकारों का एक सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए साहब। बाकी सब चीजें हो चुकी है, पुलिस सम्मान हो चुका है, जो लोग यूनिवर्सिटी में चले चुके हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो लोग बचने सकता है, लेकिन कभी आज तक पत्रकारों का हमने गैदरिंग नहीं किया। आते हैं साथ, मेरे दोस्त हैं, सब लोग साथ बैठते हैं, लेकिन कोई ऐसा हमारा गैदरिंग नहीं हुआ है। तो मेरी तरफ से, ये हमारे परिवार की तरफ से मेरे सब कुछ आदर नमन। और जैसा कि मुझे लगता है हमसे पहले और सबने पूरी हर चीज़ बता दी है। मैं भी चिकित्सक हूँ और मैं चिकित्सा को देशभक्ति से और जो आपकी कामयाबी है, आपका खुश रहना है, आपकी देशभक्ति से जोड़ना चाहता हूँ। एक बार एक पत्रकार बंधु है मेरे पास, जब मेरे जो दोस्त पत्रकार था वो रात को लेके आते हैं, मैं पता मैं लेट के होता हूँ, चाहे मुझे लेके आ जाते हैं, तो वो बोले डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मतलब बढ़िया काम कर रहा है, बट मैं खुश नहीं रह पाता, मुझे खुश रहने की दवाई देते। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें करीबन मैंने 2,500 आदमियों को एनरोल किया है, और उसमें मैंने उन आदमियों को जो जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और जो अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब है, उनके लिए स्टडी कर रहा हूँ। इसमें पत्रकार भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ बिल्डर भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है
जो एक आदमी बहुत खुश रहता है और बहुत तरक्की करता है, और एक आदमी जो है सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रहता है। तो साइंटिफिकली बात करूँ मैं थोड़ी सी, जो मैंने स्टडी की उसका मैं निचोड़ बता देता हूँ। अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य को WHO ने 3 पैरामीटर में बांटा है, और मेरे हिसाब से स्वास्थ्य 4 पैरामीटर में। अगर हम 100% के आदमी हैं, स्वास्थ्य को 100% दे दिया जाए, तो 60 to 70% आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। जो आदमी मानसिक तौर से खुश है, जो मेंटली हेल्दी है, वो हमेशा खुश रहेगा। सेकंड चीज जो हेल्थ का पैरामीटर है वो फिजिकल हेल्थ है, जो हम सुबह शाम करके वॉक करके जिम करके अपनाते हैं। उसका रोल अमिताभ की खाली 10% है। आप देखिए बहुत से लोग जिम करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, पर फिर भी बीमार हो जाते हैं। तो मानसिक हेल्थ 60-70%, 60-70%, फिजिकल हेल्थ 10 से 15%। तीसरे नंबर पे सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मींस हम अपने परिवार में कैसे अपनी जिम्मेदारियां मेंटेन कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने परिवार को मैनेज कर रहे हैं, अपने माँ बाप का साथ निभा रहे हैं। और जब घर से बाहर निकलते हैं, अगर 4 आदमी हमें नमस्ते करते हैं, कोई पेशेंट नमस्ते कर ले, तो आप मान लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं सही है, सोसाइटी के लिए सही चल रहा है, तो आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होगी। और आखिरी में जो है फाइनेंशियल हेल्थ, इतना धन आपके पास हो कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। तो जितने भी मैंने स्टडी की है उसमें ये पाया है, इस आदमी ने 4 सीढ़ियां क्रम से चढ़ ली। पहले मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया, फिर फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया, तीसरे नंबर पे सोशल हेल्थ पे ध्यान दिया, और आखिरी में फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान दिया। वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा तरक्की करेगा। तो जितने भी मेरे युवा साथी हैं, बहुत सारे युवा हैं, कई बार मेरे पास आते हैं, सब खूब मेहनत कर रहे हैं। जैसा अमिताभ ने मुझे बताया, मेरे पास आते हैं, सर मुझे फलाने पुलिस कप्तान से मिलवा दो, मुझे तुम्हारे एसडीएम से मिलवा दो, क्या करोगे? बोले मेरा कुछ मिनट का काम चलेगा। मैंने यार अगर आप मेहनत करोगे, अगर इस वीडियो पे चढ़ जाओगे, आपको किससे मिलने की जरूरत नहीं है, लोग आपसे मिलने खुद ही आएंगे। तो जो मेंटल हेल्थ है उसको बढ़ाने के आसान तरीके मैं बताता हूँ, क्योंकि एक अच्छा देशभक्त होने के नाते आप मेंटली हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। जितने भी भाई साहब ने बताया यूट्यूबर ये हो गए, वो मेंटली हेल्दी नहीं है, मानसिक तौर से हेल्दी नहीं है वो। तो मानसिक तौर से हेल्दी रहने के लिए हमें दिमाग के अपने जो 4 हार्मोन्स हैं वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हार्मोन हमारा मेलाटोनिन होता है, जो खुशी वाला हार्मोन होता है। जब आप बिस्तर में लेटे, अगर आपको 5 मिनट में नींद आ जाए, नींद आने की प्रक्रिया क्या होती है? पहले आंख बंद होगी, 5 मिनट में दिमाग बंद हो जाना चाहिए। तो दिमाग बंद होने के लिए मेलाटोनिन जरूरी है। अगर कोई आदमी लेटते ही 5 मिनट में सो जाए, तो पहला आंसर यस, वो हेल्दी है, वो कामयाब होगा। और जिसको लेटने के बाद में आधे घंटे 2 घंटे दिमाग चलने जा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। दूसरा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमेशा हमें खुश रखता है। सेरोटोनिन उन लोगों को ज्यादा होता है जो अपने काम से, अपने पैसे से खुश रहते हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास में कि डॉक्टर साहब मैं तो ये धंधे में करना नहीं चाहता, तो मैंने छोड़ दो भाई। तो जिस चीज को आप पसंद करते हैं, जिसको आप जुनून से कर सकते हैं, उसी पेशे को चूज करिए। अगर डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बनिए, पत्रकार बनना चाहता है पत्रकार बनिए, वकील बनना चाहता है वकील बनिए, लेकिन प्रोफेशन वही चूज करिए जिसमें आपका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लग रहा, आपका सेरोटोनिन हमेशा कम रहेगा और आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कोई भी फील्ड में आप रहें। तीसरा हार्मोन एंडोर्फिन होता है। एंडोर्फिन जो है नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? अगर हमें कोई पेन ना हो, बुखार ना हो, तो हम स्वस्थ रहेंगे। एंडोर्फिन बढ़ाने के लिए क्या करना है? आपको कोई भी एक गेम खेल लीजिए, या कोई कुछ नहीं खेल पाए तो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम तेज चल लीजिए, फास्ट कर लीजिए। और दूसरा एंडोर्फिन बढ़ाने का आसान तरीका क्या है? आप हमेशा सामने वाले की बड़ाई करें। मेरा मानना है पर्सनली, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हर आदमी में अच्छाइयां और बुराइयां दी हैं। उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयां बुराइयां होंगी, आप भी बहुत सारी अच्छी, लेकिन अच्छाइयों को बढ़ाइए, अच्छाइयों को रूप बढ़ा दीजिए और बुराइयों को रूप कम कर दीजिए। मेरे पास ऐसे स्टाफ है, मेरे पास 300 स्टाफ है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसे स्टाफ हैं जो बिल्कुल किसी कंट्रोल में नहीं आते, उनकी थोड़ी तारीफ की, समझाया और एग्रोनॉमिकली, एग्रोनॉमिक्स मतलब प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर प्लेस, उसके हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से मदद दिया, तो वो बहुत कामयाब, बहुत कामयाब। कितना कामयाब तो उन्होंने आशा भी नहीं की थी। एक सफाई वाले से वो बहुत बड़ा मतलब एसडीएम टाइप का अधिकारी बना हमारे यहाँ पे। एक हमारे यहाँ कैमरे ठीक करने का भी अवाइए से रहता है,
कैमरा ठीक करने आता था हमारे कैमरे लगाए। तो आप जिसकी प्रतिभा जो है उसकी तारीफ करिए, क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं, आज मैं भाई साहब की तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ करते समय हमें अपना अहम और वहम मानना पड़ता है। हम तारीफ तभी कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा छोटे बन के बात, वरना हमें आप नहीं करें कि मैं बहुत बड़ा आपको छोटा दिया। तो जिस आदमी ने अहम और वहम मान लिया, जिस आदमी ने ईमानदारी से मेहनत कर ली, जिस आदमी ने दिन रात मेहनत कर ली, सच्चे दिल से मेहनत कर ली, वो हर फील्ड में कामयाब होना है। और जो चौथा हार्मोन होता है उसको कैश हार्मोन बोलते हैं। कैश हार्मोन क्या होता है कि जैसी अगर मेरे मन में सभी भाई की अच्छी फीलिंग है, ये मेरे घर आए, मेरे हाथ मिलाए, गले मिलाया, तो वो टच हार्मोन इनका भी बढ़ गया, मेरा भी बढ़ गया और हम दोनों कामयाब हो गए। सपोज मैं जिससे मेरे घर आए और बड़े बेगन से मिलूं, तो इनका भी ऑक्सीटोसिन कम हो गया, मेरा भी ऑक्सीटोसिन कम हो गया। कई बार तो चालाक लोग होते हैं, बहुत चालाक लोग कि मैं सामने वाले को बेवकूफ बना रहा हूँ, तो सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना रहे, वो अपना टच हार्मोन कम कर रहे हैं और नाकामयाब हो रहे हैं और देश के लिए घातक हैं। तो जितने मिले मन से हो सकता है किसी की कोई आदत आपको पसंद ना हो, क्योंकि ईश्वर ने संपूर्ण को सब कुछ बनाया है, लेकिन जो उसकी अच्छी आदत है उसको उठाइए, उसकी तारीफ कीजिए। अगर बुरी आदत पहुंच जाता है तो प्यार से काम में कह दीजिए, वैसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे और बढ़िया लगेगा, अच्छी लगेगी, तो वो आपकी बात को मानेगा। अगर आपने पहले तारीफ की और बाद में उसकी बुराइयां गिनाई, वो आगे हमेशा आपकी बात मानेगा। और आपने खाली बुराइयां गिनवा दी तो बोलेगा यार मेरे पापा भी ऐसे, डॉक्टर साहब भी ऐसे, पापा भी गाली देते रहते, डॉक्टर साहब से भी आपको परेशान करते हैं। एक मेरे पास बच्ची आई, अभी वो बहुत WHO में जो एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, रेलवे उसके फादर थे, उसके फादर हमेशा बोलते वो 12 बजे और वो लड़की कम से कम 12 घंटे सोती, क्योंकि पिताजी आए तो घूम कर मैं खाना है रास्ता बहुत ही खराब है। तो मेरे पास एक पेशेंट थी, तो मैंने बताया बेटा तुम ये फिजिशियन है, तुम बोलती इतना बढ़िया हो, तो तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तुम्हारा तो तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। तो बोले हाँ आप सही कह रहे हो। तो आप जो है अगर तारीफ करके और बाद में उसकी बुराइयां समझाएंगे, सब ये कमियां आप दूर कर लीजिए, वो आदमी निश्चय ही कामयाब होगा। क्या और भगवान ने हर आदमी में गुण दिए हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं बनाया जिस आदमी में गुण ना हो, आप गुण खाली नहीं होते। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा देश प्रेम के बारे में। देखिए साथियों, जब तक हमारा देश सुरक्षित है हम सब सुरक्षित हैं। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त फिजिशियन अफगानिस्तान में फिजिशियन था, मुस्लिम डॉक्टर था। जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसे अपना हॉस्पिटल, अपना होटल और अपनी कई भी फीस थी वो छोड़ के रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है लंदन में, इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद, क्योंकि उसका देश सुरक्षित नहीं। तो हमें सबसे पहले अगर हमारी प्रायोरिटी है, बहुत बार हम प्रायोरिटी चेंज करते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा देश होना चाहिए। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, हम सब बढ़िया रहेंगे। देश को हमको करना है और अभी बड़े वक्ता सब कह दिया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस प्रांगण में आने के लिए, और आप सभी अपने प्रोफेशन को एंजॉय करिए। और एक प्रोफेसर डॉक्टर बोलते साहब इतना मजा नहीं आ रहा, तो मैंने क्या चाहता हूँ, बोले मैं चाहता हूँ मीडिया एडवर्टाइजर को शुरू करो। मैंने कर दो, क्या दिक्कत होती है, आपकी बात कर रहे हो वो शुरू कर दो। बोले अच्छा मैंने शुरू किया, मन में शांति आ रही है। तो अगर उससे मिलता जुलता कुछ काम करने से मन में शांति आ रही है तो अपना शेड्यूल बढ़ाने के लिए वो भी कर डालिए, लेकिन अपने जो पॉजिटिव हार्मोन्स है उनको बढ़ा के रखिए, मेहनती बनिए, साफ नीयत से काम करिए, अहम और वहम से दूर रहिए, दूसरों की हमेशा करिए। आप दूसरों में कमियां मत कीजिए, कमियां तो आपके अंदर बहुत सारी दे दी। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। देवऋषि थे, ऋषि थे, बहुत लोग थे, विद्वान थे, वह केवल एक सनातन या किसी एक धर्म से जुड़े हुए नहीं, वो तो विश्व के अंदर उनका काम था पूरी सृष्टि में लोक मंगल और लोक की बातें कम्युनिकेट करना। भारत में 1940 में अंग्रेजों द्वारा एक मास कम्युनिकेशन कॉलेज की स्थापना इस्लाम कॉलेज में नागपुर में की गई थी। उन्होंने उसके द्वार पर एक बड़ी सी नारद जी की मूर्ति स्थापित की। विश्व के अनेक देशों में जब पत्रकारिता की बात होती है
नारद जी का चिंतन होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नारद जी कोई भारत के या किसी एक संकुचित विचार के नहीं। दुर्भाग्य यह रहा कि एक नैरेटिव के चलते नारद जी को एक विदूषक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। ये हम जिम्मेदार हैं, हम उस नैरेटिव के शिकार हुए। हमारे यहाँ रामलीलाओं का मंचन, नाटकों का मंचन होता था और उसमें नारद जी को एक विदूषक की भूमिका में प्रस्तुत कर दिया गया और हम लोग उस पर तालियां बजाते रहे। जो हमारा सिनेमा जगत है उसने भी इसमें बड़ी भूमिका अदा की और नारद जी का एक विभत्स चित्रण करने में उन्होंने भी कोई और कसर नहीं रखी। हमारे देश में आज की गोष्ठी का जो विषय है, मैं बहुत ज्यादा छोटी बात नहीं करूंगा। हमारे बीच में ऐसे महान वक्ता और ऐसे हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वह है समकालीन पत्रकारिता, आधुनिक राष्ट्रीय सरोकार। समकालीन पत्रकारिता का मतलब है आधुनिक पत्रकारिता। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे सामने हैं। कुछ समय पहले तक यह सीमित थे। आज प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति, देश का विश्व का प्रत्येक व्यक्ति, उसके हाथ में एक ऐसा मोबाइल है, वह पत्रकार बन गया है। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सब लोगों के बीच में आकर के यहाँ अपने इस विषय को हम लोगों के बीच में रखा। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय डॉक्टर मंजेश राठी जी, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय, मुझे जैसी जानकारी मिली कि आज उनको एक तो समय मिलता है, एक दिन का समय रहता है, वो भी इतना व्यस्ततम होता है। जाना था वहाँ देहरादून जाना था, लेकिन जब उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा बोले नहीं, मैं यहीं रहूँगा। और उन्होंने अपना समय दिया। अपना जिस सभागार में हम आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं वो भी डॉक्टर राठी जी का है, हम सभी का है। डॉक्टर राठी जी भी हम सभी के हैं, तो उनका भी मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। आप सभी पत्रकार बंधु, आप सभी वरिष्ठ जन, समाज सेवा से जुड़े वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सबका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अपने इस कार्यक्रम में लगे DMR हॉस्पिटल के स्टाफ, जिन्होंने यहाँ इन व्यवस्थाओं की देखरेख की, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और साथ में अपने धन्यवाद करता हूं अपने प्रचार विभाग के उन कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपना पूरा, जब से ये योजना बनी तब से लेकर के आज एक विश्व समाज केंद्र में जो देवर्षि नारद जयंती पे एक पत्रकार बंधुओं का सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन में हमारी गोष्ठी में चर्चाएं हुई हैं। इस चर्चा में जो मुख्य विषय ये रहा कि हमारी जो सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो हमारा देश होना चाहिए। देश प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जिसके साथ वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी आए थे, तो क्या संदेश दिया गया उनके माध्यम से? अमित अग्निहोत्री जी की पर्सनैलिटी जादुई पर्सनैलिटी है। उनको सुनने के लिए मैं बिल्कुल जैसे मंत्रमुग्ध होकर सुनना। तो उन्होंने जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उन्होंने पूरे भारत को ग्राउंड लेवल पे देखा है। उन्होंने भारत को ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ों का सॉल्यूशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड लेवल पे जानते हैं। बहुत प्रभावित पर्सनैलिटी है और उन्होंने बताया, देश प्रेम के बारे में बताया, उन्होंने डिफरेंट उदाहरण भी दिए। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बढ़ें और जो पत्रकार बंधु हैं वो अपनी जो पॉजिटिव पत्रकारिता है उस पर फोकस करके ध्यान रखें, अपना नाम बढ़ाएं, अपना सम्मान बढ़ाएं। पहले की पत्रकारिता में आपकी पत्रकारिता आप क्या महसूस कर रहे हैं? बदल रहा है साहब। जैसे पहले प्रिंट मीडिया खाली हुआ करता था, आज सोशल मीडिया है, बस बाकी सब बढ़िया है, सब चीज़ तरक्की हो रही है।
लेकिन एक चीज़ जो आजकल क्या होती है कि मानो कोई भी न्यूज़ आया तो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में हम जल्दी जल्दी खबर दिखा देते हैं बिना तथ्य पूरे जाने। थोड़ा उसमें हमें सुधार की जरूरत है। थोड़ा हम पूरा तथ्य जान के अगर चीज़ों को करें तो हमारी पत्रकारिता और भी बेहतर तो है ही है, और भी बेहतर हो जाएगी। और बाकी आप सब लोगों का योगदान, जो पत्रकारों का योगदान है देश के डेवलपमेंट में, वो अभूतपूर्व है।